प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी आपको, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ये बात जान करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी और भी कि भाई बढ़िया है, चलो आज का तो छोटा होगा, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स आ रहे हैं। तो देखो, अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एम है पढ़ने का, वो है समझ में हमें बहुत अच्छे से आए, सो दैट हम जो हमारे ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उनमें अपन धमाकेदार नंबर ला सकें, बोले तो 90+ नंबर ला सकें। कोशिश ये करें कि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में हम लोग 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आए। तो उसी अप्रोच से अपन पढ़ रहे हैं। अगर आप एक एक चीज ध्यान से पढ़ रहे हो तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जहां पर आप अटक रहे होगे एनसीईआरटी में से। और पेपर जो हमारा आता है सीबीएसई बोर्ड का, वो एनसीईआरटी को ही बेस बना करके आता है। सारे बेसिक कंसेप्ट जो है पहले एनसीईआरटी में है, फिर ही किसी और रेफरेंस बुक को अगर हम करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो देखो, आज का टॉपिक क्या है हमारा, एटीपी साइकिल। आज का टॉपिक जहां खत्म होगा वहां दरअसल ये एक्चुअल में खत्म नहीं होगा। जो हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन, आपको ध्यान होगा ये टॉपिक अगला एक और छोटा सा वीडियो आपके सामने आने वाला है। वो छोटा इसलिए क्योंकि अगला इसके बाद मेरे को आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी सारे इस रूम में, तो हो सकता है मुझे झटका लग जाए, कुछ यहाँ डुल जाए या कुछ ख़राब हो जाए। तो उसके लिए फिर उसको अलग से अपन एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे। तो देखो, आ जाओ, आज अपन शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो अपना टॉपिक है एटीपी साइकिल। अब देखना, एटीपी साइकिल से रिलेटेड यहाँ एटीपी, हमारी बुक में साइकिल की बात नहीं की है, हमारी बुक में केवल एटीपी की बात की है। तो एटीपी क्या होता है ये हमसे पूछा जा सकता है और लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछने की यहाँ से संभावना रहती है। लेकिन समझने के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपन साइकिल को समझेंगे। इसके बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो आ जाओ अपन जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एटीपी है क्या चीज। तो देखो क्या कह रहे हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, आप समझना क्या हुआ। देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे हमने समझा था जब हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, या जब हमने प्लांट्स में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। तो जो भी वो एनर्जी बना रहे हैं या जो भी वो फूड बना रहे हैं, एनर्जी तो हम यहाँ बना रहे हैं, वहां पर जो भी वो मान लो फोटोसिंथेसिस में फूड बना रहे हैं, तो वो सारा फूड एट द सेम मोमेंट काम नहीं आता उनके। तो वो काफी सारे फूड को क्या करते हैं, बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ये हमने समझा था। और फिर जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है उसको यूज में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है ना भाई, रात को चाहिए, रात को सनलाइट नहीं होती, या मान लो 6 दिन बारिश ही नहीं आई, मतलब बारिश आ रही है, बादल बादल हो रखे हैं, धूप आई नहीं है, तो खाना चाहिए, तो फिर सनलाइट नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो आप इस बात को। तो सेम हमारी बॉडी के साथ में, हमारी बॉडी में क्या हुआ, हम मान लो खाना खा लिए बहुत सारा, रात को सो गए। अब रात को तो हम नींद में भाग तो नहीं रहे, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है उस वक्त। लेकिन क्या होता है, सुबह होते ही तो हम ब्रश किए, यूनिफॉर्म पहने, बैग लगाया, निकल गए, बाहर भाग गए स्कूल के लिए। तो उस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर बॉडी क्या करती है कि ना, बैलेंस बनाती है कि यार जब एनर्जी ज्यादा बन रही है तो एनर्जी बना के स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर जब ज्यादा एनर्जी काम में आएगी तो उस एनर्जी को अपन यूज कर लेंगे। सिंपल। तो वो स्टोर किस फॉर्म में होती है एनर्जी, वो समझ रहे हैं हम लोग। यहां पर स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मतलब यूं समझो, एटीपी जो है ना, ये एनर्जी का गुब्बारा है। ये क्या है? एनर्जी का गुब्बारा है। जब ये गुब्बारा फूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, सेल्स में, और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, हिलने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, डांस करने के लिए। समझ में आई आपको? तो आप देखो, यही कह रहे हैं कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि जब हम रात को मान लो खाना खा के सो रहे हैं, रेस्पिरेशन तो हो रहा है, रेस्पिरेशन तो अभी भी हो रहा है। तो जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, और हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि कहाँ रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जाकर के हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कि मतलब हमारे ग्लूकोज से ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती है और एक रिएक्शन होती है और उसमें एनर्जी बनती है। क्लियर हुई आपको वाली बात?
तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है और उससे जो एनर्जी बन रही है उसको बॉडी के सेल्स में हम एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब हम सुबह से स्कूल के लिए भागना शुरू करें और शाम तक घर लौटें और खेलने के लिए भी जाएं और रात को भी उत्पाद करते हुए सोएं जाकर के, तो पूरा दिन एनर्जी बॉडी में, एनर्जी का लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। तो आप समझ गए क्या है एटीपी। व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, द एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, ये क्या चीज है ये अपने को अब समझनी है। पहले बस आप एक छोटी सी चीज यहां पर याद कर लो, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल हैं, जो गुब्बारा है एनर्जी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या ऑफ द बॉडी, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझना। करेंसी को खर्च करते हैं, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए लिए, मैं बाहर गया और मैं 2.5 किलो मैंगोज लेकर के आ गया, तो मैंने 100 रुपीज दिए, मेरे पास क्या थी, करेंसी थी रुपीज की, मैंने उसको खर्च किया तो आई गॉट समथिंग। तो यहां पर इसे करेंसी कह रहे हैं। जब हम एटीपी के गुब्बारों को या एटीपी के मॉलिक्यूल्स को खर्च करेंगे, मतलब यूज कर लेंगे बॉडी में, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब आप प्लीज ये मत समझना कि मॉलिक्यूल्स का मतलब गुब्बारे होता है ठीक है, मॉलिक्यूल एक केमिस्ट्री की साइंटिफिक टर्म है, लेकिन उसको हम यूं ही समझने के लिए अच्छे से उसको मैं गुब्बारा कह करके रेफर कर रहा हूं। जैसे गुब्बारे में पानी होता है, तो गुब्बारा फूटता है तो गुब्बारा खुद खत्म हो जाता है, लेकिन वो पानी से किसी और को भिगा देता है। तो वैसे ही यहां पर एटीपी का मॉलिक्यूल खुद खत्म हो जाता है, अब एटीपी नहीं बचता, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी जो है वो हमारे काम में आ जाती है। तो यहां लिखा है 10, ये एक यहां पर हमें इक्वेशन बना करके दी है, ये बुक में भी दी है, लेकिन इसका मतलब क्या है आ जाओ वो अपन एक बार आगे यहां पर समझते हैं। ये बुक में हमें लिख करके दिया है, अभी इस पर आते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पर एटीपी साइकिल ड्रॉ करते हैं कि एटीपी साइकिल होता क्या है। आप लोग क्या करो, एक पेपर पेन पेंसिल ले लो हाथ में, जो भी है, और इरेजर भी, और मेरे साथ साथ में आप लोग ड्रॉ करो। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या है, सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं, एटीपी है क्या भला। तो देखो एटीपी को मैं बना रहा हूं इस तरह से, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं अपन। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ड्रॉ भी करके देखते हैं अपन। तो इसको ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोग, कि हमारे पास में ए है एडिनोसिन, इसको मैं एक स्क्वायर शेप के बॉक्स में फिल कर रहा हूं। फिर हमारे पास में ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब होता है 3। तो सुना होगा ट्राई साइकिल, 3 पहिए वाली साइकिल होती है। और यहां पर एक ऐसे सर्कुलर बना करके फॉस्फेट लगा रहे हैं, फिर एक और सर्कल ऐसा बना करके उसमें फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं। और जो तीसरा हमारे पास में फॉस्फेट है, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे पास में अनस्टेबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको एक वेवी पैटर्न की लाइन बना करके हमने यहां पर अटैच कर दिया। गॉट इट। तो अब देखो यहां समझो, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है ये वाली चीज, कि होता क्या है हमारी बॉडी में। ये एटीपी जो है ना, इसकी जैसे ही पानी से रिएक्शन होती है, तो हम यहां लिखते हैं चलो प्लस H2O। क्या होती है, क्या रिएक्शन होती है, पानी से रिएक्शन होती है, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, ब्रेक डाउन होकर के क्या बनता है, तो हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन होकर के ADP बनता है। क्या बनता है, ADP। मैं लिखता हूं, देखो यहां पर इट्स ADP। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है फिर, तो इसका फुल फॉर्म है हमारे पास में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है, डी से मतलब डाई, और फॉस्फेट तो जो है सो है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। बस इतना सा फर्क क्या बदला, यहाँ ट्राई था तो 3 था, और यहाँ पर डाई है तो 2 है। अच्छा, आप समझ भी गए होगे कि अच्छा हुआ क्या होगा इसके स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पर हुआ होगा कि A बचा होगा, इसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ ही होगा, एक और फॉस्फेट लगा हुआ ही होगा, और जो ये कच्चा जुड़ा हुआ था, जो अनस्टेबल फॉस्फेट यहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था, वो फॉस्फेट यहाँ पर अलग हो जाएगा। अच्छा, अब साथ साथ में टू आवर
यूज, जिसके लिए हमने ये रिएक्शन की है, जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए बहुत ज्यादा, वो भी हमें देखने को मिलता है। बस इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको वापस ड्रॉ कर लेंगे अपन, कि हमें देखने को मिलता है कि इससे टूट करके ये तो बना ही बना, लेकिन साथ ही साथ में खुशी की बात यह है कि हमें काफी सारी एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, काफी सारी एनर्जी भी हमें मिलती है, तभी तो किया। एटीपी को तोड़ा ही क्यों अपन ने, इसलिए तोड़ा। अब देखो मस्त चीज बताता हूं मैं आपको, ये एडिनोसिन क्या है, फॉस्फेट क्या है, आपके दिमाग में चल रहा हो कि क्या सर क्या चल रहा है ये। तो देखो एडिनोसिन है ना, केमिकल कंपाउंड है। जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर्स में कुछ एक कंपाउंड्स देखे थे। हमने देखा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन लगे हुए होते हैं 6, ऑक्सीजन अलग अलग जगह होते हैं, हाइड्रोजन अलग अलग जगह होते हैं। या फिर हमने उसके अलावा पायरुवेट का भी स्ट्रक्चर देखा था, वो याद नहीं करने अपने को, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर देखा था। तो वैसे ही एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन जो हमने लिखा है, ये एक हमारे पास में कार्बनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बेसिक डिफरेंस अपन ने समझा था कि भाई ऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों होंगे, और उसके अलावा और भी अगर कोई एटम्स वगैरह होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि एडिनोसिन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो फॉस्फेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन्स नहीं होते। क्लियर हुई आपको ये वाली बात। तो बाकी इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो ना, तो वो मैं आपको ये कहूंगा कि वो फिर आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ढूंढो, और खुद से अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर है कि ये क्या चीज होती है, तो आप नेट से देख सकते हो। बाकी हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में तो इसको भी अच्छे से नहीं समझा रखा, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई, ये एनर्जी हमारे काम में आ जाएगी। अब एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपका जितना भी वेट है, आप कितने किलो के हो, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका वेट किसी का हो सकता है 45 हो, किसी का 50 हो, किसी का हो सकता है थोड़ा हेल्दी खाते पीते घर का हो स्टूडेंट, तो 55 तक भी हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा, कम हो सकता है ना, गर्ल्स का और कम हो जाता है कभी कभी, 40 से भी कम हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं। तो जितना वेट हमारा होता है, जैसे मान लो मेरा वेट अभी 65 kgs है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी बॉडी में 65 किलोग्राम्स जो है एटीपी यूज हो जाता है एक दिन में। आई बात समझ में, मतलब हमारे वेट के जितना ही एटीपी यूज आ जाता है। आप बोलो कि सर अगर ऐसा होता है तो फिर हम तो गायब हो जाने चाहिए एक ही दिन में, सारा तो खर्च हो जाता है ना। तो देखो डरो मत, यहाँ देखो, इसीलिए क्या ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है, ये एक साइकिल है, ये घूमता रहता है, चलता रहता है। अच्छा कैसे चलता रहता है, यहाँ देखो। तो अब ये एडीपी जो बना है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें फिर वापस हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो वापस एटीपी बन जाता है, फिर वापस तोड़ के काम में ले लेते हैं, फिर वापस ये चलता रहता है। बढ़िया बात है। तो देखना समझना क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये चीज जो है वापस से क्या बना देती है, एटीपी प्लस, और बाद में एटीपी से जुड़ करके H2O जुड़ जाता है। आप चाहो ना तो इसको हम लोग यूं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको हम लोग प्लस H2O जो है नीचे लिख लेंगे, और वो जो एरो हमने ड्रॉ किया है उसको हम डायरेक्टली दिखाएंगे कि वो एरो यहां पर है हमारे पास में, किस जगह पर, ये ADP, इनसे जो है हमारे पास में ये चीज बन रही है ATP, और जब भी ATP में वाटर जुड़ता है तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारे पास में, और एक साइकिल पूरा हो जाता है। बस ये चीज अपने आप नहीं होती, यहां हमें ये ध्यान देना है, ये चीज अपने आप नहीं होती, हमें इसमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहां से आती है, तो ये एनर्जी आती है, आपको याद होगा, रेस्पिरेशन से। समझ में आई आपको ये वाली बात कि एटीपी साइकिल का क्या मतलब है। ये है एटीपी साइकिल का मतलब, कि हमारी बॉडी में एटीपी टूट करके एडीपी और जो है एक फॉस्फेट बना देता है, और साथ ही साथ में हमें काफ़ी सारी एनर्जी भी मिलती है। वो एनर्जी को हम लोग अलग अलग फंक्शंस के लिए काम में लेते हैं, जैसे मूवमेंट के लिए काम में ले रहे हैं, या सिंथेसिस करने के लिए कुछ काम में ले रहे हैं, कुछ बॉडी में नए बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। ग्रोथ के लिए भी वही एनर्जी हमारे पास में यूटिलाइज हो रही है। तो जो भी हम काम एनर्जी से कर पा रहे हैं वो इसी से हो रहे हैं। फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, अब ये पड़े रहते हैं, और जब भी रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी जो रेस्पिरेशन से बनती है उसको यूज करके हम वापस एटीपी बना देते हैं, ताकि हमें जब चाहे तब एनर्जी मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने खाना खाया होगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, कल भी बॉडी में रहेगी एटीपी के मॉलिक्यूल्स, तब भी हमारे पास में बॉडी में
रहेंगे। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहाँ पर है? केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में है, जो कि हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्सोथर्मिक कहलाता है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाता है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। और इससे भी पहले ये लाइन आप एक बार पढ़ो वापस से। When the cell needs energy, जब सेल को हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, then ATP can be broken down using water to release energy। तो हम क्या करते हैं, ATP को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उससे ATP के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और हमें एनर्जी उससे मिल जाती है, और इसी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। और ये इक्वेशन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो हमारी बुक में दे रखी है कि ATP मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ADP बना लेते हैं, प्लस एक फॉस्फेट इनमें से अलग हो जाता है, और साथ ही साथ में काफ़ी सारा अमाउंट जो है एनर्जी का भी यहाँ पर रिलीज होता है। और वही एनर्जी के कारण आप बैठ करके लेक्चर देख रहे हो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, और हम लोग यहाँ पर आपके सामने लेक्चर बना रहे हैं, इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गॉट इट? अभी देखो बुक में क्या लिखा है, ये बुक में दे रखा है एटीपी के बारे में। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। लगभग जो सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं उनके लिए एनर्जी करेंसी है क्या? एटीपी। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक जो है फॉस्फेट। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर, एडीपी और एक फॉस्फेट दोनों जुड़ करके, और जो एनर्जी कहां से आ रही है, ये वाली एनर्जी रेस्पिरेशन से आती है, इससे जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक एटीपी बनाते हैं या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी है, जिससे कभी भी हमारी बॉडी जो है एनर्जी ले सकती है। फिर उसके बाद हमें ये समझाया है, देखो यहाँ पर, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। मतलब जो बॉडी में ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एंडोथर्मिक हैं, जिनको एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो वो फिर इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं जब भी चाहें तब भी। और आप यहां पर देखोगे तो when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। तो यहां देखो लिख रहे हैं, इस बात को समझते हैं अपन क्या कह रहे हैं, कि जब भी एक मोल एटीपी टूटते हैं, एक मोल का क्या मतलब होता है, मोल एक नंबर होता है, कुछ नहीं, 9th में पढ़ा होगा आपने। जैसे बाहर बाजार में जाते हैं, कहते हैं 1 दर्जन केले दे देना, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 केले। जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में ऐसा कल्चर है कि केले किलो के भाव से मिलते हैं, लेकिन मैं उड़ीसा जब गया था एक बार, तो उड़ीसा में केले जो है पीस या डजन के हिसाब से मिलते हैं, कि 1 डजन देंगे आपको, मतलब डजन 12 केले इतने के हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि 1 किलो इतने के, ऐसा होता है वहाँ पे। तो यहाँ समझो, तो एक मोल भी वैसे एक नंबर है। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, एक मोल होता है, ध्यान देना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप 6022 लिखो और इसके आगे 20 जीरोस लगा दो, मतलब हमारे अरब खरब करोड़ सब खत्म हो जाते हैं वहां पे, उससे भी बड़ा ये नंबर है। तो क्या कह रहे हैं कि जब इतने सारे जो है एटीपी के गुब्बारे फूटते हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं यूटिलाइज होते हैं, टूटते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर लिखा हुआ है 30.5 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी जो है हमारी बॉडी में काम करने के लिए रिलीज होती है। इससे बस हमें यही पता चलता है कि ये एडीपी एटीपी बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सब कुछ बहुत छोटे माइक्रो लेवल पर चल रहा है, हमें आंख से नहीं दिख सकता। बहुत रिसर्च इसके बाद हमें साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया है। अब बस इसके बाद ये लिखा है कि थिंक ऑफ अ बैटरी। मतलब मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है, आप अपने आप से पढ़ लेना। कि जैसे एटीपी है हमारे पास में, तो इस एटीपी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या मान सकते हैं, हम अगर चाहें तो इसे एक चार्ज्ड बैटरी की तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं, कि ये अभी भी काम में आएगी, बहुत एनर्जी है इसमें, ठीक है। ऐसा आती है ना मार्केट में बैटरी, अभी इसको यूज करेंगे। और एडीपी को हम कैसा कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक डेड बैटरी कंसिडर कर सकते हैं। ये इसमें से एनर्जी खत्म हो गई, अभी इसको वापस चार्ज करेंगे, फिर इसको वापस से यूज हम लोग करेंगे। इतनी सी बात हमें यहाँ पर समझा
रखी है। तो आज का बहुत छोटा सा स्वीट सा टॉपिक लिया अपन ने एटीपी साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में। छोटा सा प्रैक्टिकल क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो निकली बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा कैसे पता? लिखा हुआ है इस पे? कहाँ है? देखो लिखा हुआ है क्या इस पे? नहीं। या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई तो गैस आई बाहर। हाउ डू वी नो कौन सी गैस है? तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं पता करने के लिए कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक टेस्ट है, उसको हम लोग जो है अलग से एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। और आपके अगर लैब वगैरह में भी हैं वो ऑपरेटर्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप भी अपने आप से करके उन चीज़ों को देख सकते हो। तो चलो फिर उस वाले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी से आपसे। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।